ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और हर्षिता वीरू गुड आफ्टरनून। अगले 1.5 घंटे में मार्केट का प्राइस एक्शन क्या रहेगा उस पर बातचीत होगी। और हर्षिता वीरू, आज मार्केट का प्राइस एक्शन देखकर एक बहुत ही आइकॉनिक सीन की याद आ रही है मुझे। आप गेस करना चाहेंगे कौन सा सीन था वो? शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, चक दे इंडिया। उसमें एंड में एक सीन आता है उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि गोल वाला। हाँ कि इसकी हॉकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट मारेगी। फिर बोलते नहीं, इसका पाँव राइट हैंड साइड पर है, ये राइट मारेगी। फिर कहते नहीं, ये तो सीधा शॉट लेगी। तो मार्केट में आज निफ्टी और बैंक निफ्टी देखकर आपको लगेगा कि बहुत ही अजीब सा मार्केट है, लेकिन दोनों लाल में है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो प्राइस एक्शन बहुत ही अजीबोगरीब मार्केट है। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे या पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो ये बहुत ही विचित्र टाइप का मार्केट है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन जब तक हम कल के लो के ऊपर हैं तब तक चीज़ें ठीक ठाक है। लेकिन आज शायद मार्केट की तरफ से एक रिमाइंडर आया है कि अभी हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि बस अब मार्केट में बॉटम बन गया और अब बस मार्केट यहाँ से भागेगा। बिल्कुल भी नहीं। ये एक शायद मार्केट अभी भी अपना मन बना रहा है कि किस करवट बैठना है इसको, और अभी भी इक्वल चांसेस हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे नवंबर सीरीज़ में। लेकिन आज किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि आज क्यूज़ भी उस तरीके के नहीं थे कि मार्केट इस तरीके से मूव करे। लेकिन कल के बड़े मूव्स के बाद आज का प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। चलिए देखते हैं आखिर का 1.5 घंटा कैसे रहता है। आफ्टरनून अनुज, कल के मूव के बाद ऑफ कोर्स थोड़ी सी उम्मीद भी जगी थी कि शायद अब हम यहाँ से वो तेजी की पोजीशन बनाएंगे और उसको बिल्ड कर पाएंगे। आज अनुज, आई थिंक आप लोग सुबह में जो रेजिस्टेंस लेवल कह रहे थे 450 और 500, वहीं से सीधा घूमा है। बिल्कुल एग्जैक्टली शॉर्ट ऑफ दैट मार्केट पहुंचा 24,498। तो फिर आज की क्लोज के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, कंसिडरिंग अभी भी थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव बना है, लेकिन नेवर से नेवर। कल भी हम अच्छा खासा घूम गए थे आखिरी 1 घंटे में। देखिए, अब ये मार्केट ऐसी है जिसमें एक वो ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी वाली बात है कि अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं तो आप कहेंगे कि ग्लास हाफ फुल, अगर आप पेसिमिस्ट हैं तो आप कहेंगे कि ग्लास हाफ एम्प्टी, और अगर आप अपॉर्चुनिस्ट हैं तो आप पानी पी जाएंगे उसमें पानी या जो भी आपकी श्रद्धा वो डाल के पी जाएंगे उसको। तो मार्केट में लेकिन एक चीज़ है, देखिए अभी भी मैं एक चीज़ बताऊं आपको, प्योरली इन टेक्निकल टर्म्स मार्केट ने आज हायर हाई और हायर लो बनाया है। कल का हाई था 24,484, आज का हाई है 24,498, कल का लो था 24,140, आज का लो है 24,337, और भी गिर गए यहाँ से तो भी कल का लो तो बचा रहेगा कम से कम। तो उस हिसाब से तो एक ये आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू अगर लेना चाहें तो। पेसिमिस्टिक व्यू अगर आप लेना चाहेंगे तो यही कहेंगे कि बार बार मार्केट 24,500 पर जा रहा है और वहाँ से स्लिप हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में है जिसमें मार्केट में आपको एक बेसिकली रेंज है जहाँ पे एक आपका सपोर्ट है, एक आपका रेजिस्टेंस है, और मार्केट उसी रेंज में है अभी के लिए। रेजिस्टेंस 24,450 से 24,500 पर है, सपोर्ट 24,300 से 24,350 पर है। अब हम उस सपोर्ट के काफ़ी करीब आ गए हैं बाय द वे। भरोसा बढ़ाने के लिए 24,500 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। जिस दिन हम 24,500 के ऊपर बंद होंगे, मुझे लग रहा है उसी दिन अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज का प्राइस एक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है बैंक निफ्टी का। मैं मानता हूँ कि 2 दिन में 1,500 पॉइंट की रैली हुई थी तो एक रिएक्शन शायद कई बार आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा 500 पॉइंट, अब ये सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मूव है या कुछ और है। हालांकि बैंक निफ्टी ने 2-3 अटैम्प्ट किए थे आज रैली के, 52,200 तक भी गए थे हम, लेकिन वहाँ से फिर फिसले। तो यहाँ पर 51,700 से 51,800 का सपोर्ट है और 52,000 से 52,200 का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी का फैक्टर है जो प्ले कर रहा है यहाँ पर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे मार्केट को देखकर लग रही है कि मार्केट में अब आज देखिए फॉर एग्जांपल मैरिको की सुबह बात हुई थी कि शायद अच्छे नंबर पर ये स्टॉक चलेगा, लेकिन हायर लेवल से वो स्लिप हो गया स्टॉक। दूसरी तरफ मारुति लोअर लेवल से रिकवर हो गया। तो पोजीशनिंग का बड़ा इंपैक्ट है मार्केट में। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स आने हैं। हमने डिस्कस किया था कि जैसे मारुति के नंबर्स बहुत क्रूशल होंगे, आज लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स और कमेंट्री काफ़ी क्रूशल होगी। अभी के लिए तो स्ट्रेंथ है स्टॉक में, लेकिन आई थिंक अब मार्केट का फोकस बढ़ेगा थोड़ी सी और कैपिटल गुड्स इस तरीके की कंपनियों के नंबर्स पर। तो खैर एनीवे, आज का प्राइस एक्शन क्लियरली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, बस मिड कैप में थोड़ी सी आज
एक डिजास्टर सेशन से बचा लिया। अब ऐसे मिड कैप भी DI से थोड़ा सा स्लिप होना शुरू हुआ है। इनफैक्ट 400 पॉइंट तक की बढ़त इंट्राडे में देखने को मिली थी। अनुज, आगे बढ़े उससे पहले एक बार मारुति स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर 3% के गेंस देखने को मिले हैं। और कल एग्जैक्टली यही चर्चा हुई थी कि आज हम स्टॉक को टूटता देख रहे हैं, लेकिन कल ये रिवर्सल आएगा और ब्रोकरेजेस भी भरोसा बढ़ाएंगे। आई थिंक वो कमेंट्री बहुत जोरदार रही। आज सुबह एक बात हो रही थी कि ये उस कैटेगरी में आएगा स्टॉक जहां पर अब मार्केट ये मान के चलेगी कि वर्स्ट इज इन द प्राइस। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट का काम है फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करना। 13,000 से ये स्टॉक 11,000 गिरा इसलिए था कि इनका क्वार्टर खराब है, और बहुत ब्रोकरेजेस ने कहा कि अगला क्वार्टर इससे भी खराब होगा। उसके बावजूद मैंने आज सुबह कहा था मारुति पर कि आज मारुति पर नेगेटिव व्यू लेने का मतलब नहीं है। तो आज का सिर्फ इंटरडे देखिए अब, और ये आई थिंक अगेन जब इनका पोर्टफोलियो थोड़ा और हाइब्रिड EV की तरफ बढ़ेगा ना, तो आई थिंक आप तब उसका इम्पैक्ट शायद देखेंगे यहाँ पर। लेकिन मुझे फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि आज मारुति का स्टॉक इस तरीके के मूव्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाल इसकी, 11,400 पर 3% के गेंस। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। मैं एक दो स्टॉक्स ही मार्क करना चाहूँगा क्योंकि बाजार वाकई 24,500 24,450 की ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा है। निफ्टी बैंक बैकफुट पे है, बस चुनिंदा कुछ काउंटर्स हैं जो कि एज पे बैठे हैं। टाटा कंज्यूमर सुबह भी मार्क किया था मैंने और अनुज ने, इनफैक्ट इसको सुबह सुबह पिक भी किया था। टाटा कंज्यूमर पे इस प्रोस्पेक्टिव से नज़र रखिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा FMCG आज रिवर्सल की एक टेंडेंसी दिखा रहा है। 3 अक्टूबर के बाद पहली बार अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में इसने टेस्ट किया। मैं सिर्फ क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम टुवर्ड्स एक्सपायरी हैं, कल का दिन बचा हुआ है सिर्फ। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का जो दौर है वो जारी है। पूरा स्पेस शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है, जिसने पूरे महीने शॉर्टिंग विटनेस की है पोस्ट अर्निंग्स। तो 1023 1025 के ऊपर ये एक स्विंग जनरेट कर सकता है। ऑल्दो इंटरडे में काफ़ी बढ़ चुका है, 67% ही रोल ओवर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या कि शॉर्ट रोल ओवर नहीं हो रहे हैं अगले सीरीज में। दैट्स गुड। और उसके बाद एक रखूंगा स्टॉक में, और वो है आपकी स्क्रीन पे कैन फिन होम्स। कैन फिन होम्स अभी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, अगेन ये भी 900 रुपए के कॉल राइटर्स को चैलेंज करता हुआ। ऑल दो वो शायद आज के लिए कल के लिए काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, बट 895 पे ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अब ऑल मूविंग एवरेजेस, और साथ ही साथ ये 1 जुलाई से लेकर अब तक के जितने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन्स हैं उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ एक ये हो गया। और एक मैं अभी जिस स्टॉक में मूव आ रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट। लास्ट वीक 23 अक्टूबर को 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक बेस बनाया, उसके बाद 100 डेमा को रीगेन किया, आज 20 डेमा को रीगेन किया। इनफैक्ट उसको बाइसेक्ट करता हुआ मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो पड़ता है करीब 11,310 के पास। तो एक इस पर नज़र रखिएगा, मोमेंटम जनरेट कर रहा है। और रोल ओवर देखिए 64%। आज प्राइस सेक्शन बोथ करंट मंथ फ्यूचर्स पे और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग है। हर्षिता, यहाँ काफी इंटरेस्टिंग मूव अल्ट्राटेक में आता हुआ। चलिए फटाफट से हमारे जानकारों को भी जोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हमारे पैनल से बात होगी कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज की उठापटक के बीच जो इस समय ट्रेंड है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का है, तो वो काउंटर जो बाजार को नीचे ड्रैग कर रहे हैं उसमें सिप्ला, ट्रेंड, डॉक्टर रेड्डीज, श्रीराम फाइनेंस जैसे नाम हैं। इसके अलावा कुछ और पॉकेट में हम देख रहे हैं MCX में खासा करेक्शन, डिक्सन, वोल्टास। हाउएवर वोल्टास डेलो से रिकवर हुआ है लेकिन अभी भी 3-3.5% नीचे है। वोडाफोन आइडिया में आज दबाव बढ़ता हुआ। तेजी में क्या है, तो तेजी में अदानी एंटरप्राइजेस, मारुति, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी लौटी है। एस्कॉर्ट्स कल से चल रहा है, मनप्पुरम फाइनेंस कल से चल रहा है, चंबल फर्टिलाइज और ऑरेकल फाइनेंस में भी वो फॉलो थ्रू आज के सत्र में बनाए हैं। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ते हैं। गौरांग शाह आपको बताएंगे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इस मार्केट में क्या होना चाहिए। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, विकास सालुंके और सोनी पटनायक हमारा साथ देंगी। फिर 2:15 बजे वोल्टास की कॉन कॉल में एग्जैक्टली क्या कहा गया और यहाँ से अब कंपनी का फोकस किस पर है, यतिन को जोड़ेंगे इस पर। साथ ही साथ 2:20 पर हुडको के नतीजों पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलशेषर हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:30 बजे अगली दिवाली के लिए, दिवाली से दिवाली तक ब्रोकरेजेस की क्या पिक्स है बेसिकली वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और साथ ही साथ 2:45 पर सुदर्शन केमिकल्स के मैनेजमेंट से होंगे हम रूबरू। 2:50 पर हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा यतिन से लिया जाएगा। BTST STBT ट्रेड्स क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे।
ओके, चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स लेकर इस समय की आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस, आपसे शुरुआत करूंगा इस समय का आपका ट्रेड। देखिए, ट्रेड बिकवाली करने का होगा। आईएक्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, ध्यान रखिए, करीब 5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। तो अब अगर ये 176 के नीचे फिसला तो करीब 10-12 रुपए का डाउन साइड आपको आईएक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आईएक्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। आईएक्स का फ्यूचर चल रहा है 176.30 के प्राइस चल रहे हैं। यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 179 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे 170 रुपए तक के टारगेट आपको आईएक्स के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईएक्स में एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की बन रही है। राजेश सातपुते जी, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षद राजन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षद जी, देखिए मुझे लगता है जिस तरह से फार्मा में वीकनेस है तो इसमें से एक काउंटर रहेगा, वो रहेगा अल्केम। अगर आप इसका चार्ट देखें तो फ्लैग फॉर्मेशन, बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकडाउन है। तो अल्केम बेचे, स्टॉप लॉस जो रहेगा अल्केम का वो रहेगा करीबन 5,850 का, और जो टारगेट दिखता है वो कम से कम रहेगा 5,650 से लेके 5,600। सो इट्स अ सेल इन अल्केम। सेल एलकेम पे और जरा प्लीज प्राइस रखिएगा स्क्रीन पे। 5790 पे आपने एक सेल ट्रेड लिया। आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर क्रिटिकल एवरेजेस वालेट हुए, सुबह से प्रेशर दिख रहे हैं हम। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। Very good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. And before that, wishing you all a very happy and prosperous Diwali, and to all our viewers too. Titan पर होगा मेरा buy trade. As of now, 3300 के लेवल पर है और एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है ये अपने 100 वीक्स मूविंग एवरेज पर 4-5 वीक की गिरावट के बाद। तो मुझे लगता है 3360 3400 के लेवल के लिए टाइटन पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 3260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो चलिए ये टाइटन पर एक कॉल हो गई। गाबा सर को जोड़ते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। सॉरी, इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत थी। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें करीब 5 हफ्ते से गिरावट है ये, और करीब 2 इस हफ्ते लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। आज भी ट्रेड अच्छा कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। 11,200 पे ट्रेड कर रहा है। टाइट स्टॉप होगा 11,150 का, मतलब सिर्फ 50-60 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 11,400 के, ये स्पिल ओवर हो सकता है कल तक के लिए, लेकिन यस, अपमूव मिलना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट में। ओके, तो ये फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट, और वीरू भी यही मेंशन कर रहे थे कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। विकास सालुंखे हमारे साथ है। विकास, नमस्कार, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कॉनकॉर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट होते हुए देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे देखने मिल सकता है। आज 828 के ऊपर ये जैसे निकला है, उसके ऊपर पूरे दिन सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 862 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में 824 820 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 820 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। ऊपर में 862 के टारगेट यहाँ पे देखने मिलेंगे। जो मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव रुझान यहाँ काउंटर में देखने मिल सकता है। तो 862 के टारगेट के लिए कॉनकॉर को बाय करना। जी, आप 2 चीज़ें याद रखिएगा इस स्टॉक के बारे में। आज ये प्रकाश सर की पहली कॉल थी सीएनबीसी आवाज़ की, जब बाजार खुला था कॉनकॉर, और ये अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और हमारी 12 बजे बातचीत भी हुई थी इस मैनेजमेंट से, नहीं इनफैक्ट 11 बजे। आप कहेंगे कि जनाब नंबर्स वीक थे, नहीं, इनफैक्ट बड़ी बात ये थी कि इनके Q2 नंबर्स हल्के से डाइवर्ट करके कुछ कारणों के चलते, लेकिन FY25 की गाइडेंस बोथ फॉर एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट, इन्होंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, वो अपनी कायम रखी। 836.90 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, आपके पूरे क्लाइंट बेस को। बताइए आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा? धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, आपको, सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को दीपावली और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। विकल्प तो आपने अपहरण कर लिया था टिप्पणियों में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1000 के नीचे फिसला था वीरेंद्र, नतीजों को लेकर के और कुछ टिप्पणियों को लेकर के, फिर उभरा है। करीबन 3% के आसपास की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं।
समय सीमा की अगर पाबंदी नहीं है तो मेरा अनुमान ये कहता है कि ये 1275 1300 तक फिर से जाने का प्रयास करेगा। इसके लिए समय लगेगा। तो अनिवार्य है कि अगर आप निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो समय सीमा की पाबंदी नहीं होना चाहिए। देखिए, थोड़ा प्रोस्पेक्टिव लंबा रखिए। ये नहीं कि महीना 2 महीना, यहाँ पे हम किसी स्टॉक पे एक काउंटर कॉल ले रहे हैं और पूरे सेक्टर का एक वीक अर्निंग फेज था, उसके बाद यहाँ पे इस प्राइस पे अट्रैक्टिव लग रहा है इसलिए पिक कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल्स पूरी हो गई, 1-2 स्टॉक्स को मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मारुति की बात हो चुकी है, मैरिको की बात हो चुकी है, COC की बात हो चुकी है। आज का एक सरप्राइज पैकेज और रहा, दैट्स आई थिंक एस्कॉर्ट्स। मानस एस्कॉर्ट्स, अभी तक जितने ट्रेड्स के बारे में बात हुई है सब रिवर्सल वाले पैटर्न हैं, जैसे कॉनकॉर हो गया। ये एस्कॉर्ट्स ने आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिवर्सल दिया और मानस सही बताऊं ना मैं तो अगस्त 2019 से अगर आप इस चार्ट को रीड करें तो ये 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 यही होता है कि ये -50 to 60 रुपीज़ 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। ये क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल है और मैं कुछ देर के इसको वीकली पे ट्रांसलेट कर दूं तो शायद वही चीज़ नज़र आती है। आपका व्यू क्या कह रहा है, इसे कैसे खेलना चाहिए पुल बैक को इस ट्रेजेक्ट्री से? तो देखिए, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका कि 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है हर बार और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, फिर 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करके नया हाई बन जाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन का इंतजार अगर आप देखें तो जब भी 20 डे मूविंग एवरेज उसके बाद रीच हुआ है, उसके ऊपर निकला है तो एक शार्प अपमूव देखने को मिला है। तो 3750 का इंतजार कर लीजिए, 3750 के ऊपर खरीदारी करेंगे 25 के स्टॉप लॉस के साथ और फिर टारगेट आप 4150 से 4200 के बीच सेट कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी आई थिंक 3750 के ऊपर करना बेहतर है। कि तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 3750 के ऊपर तेजी करना ज़्यादा बेहतर। ये पिछले 2 दिनों से स्टॉक का अच्छी मजबूती में आपको लौटता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, कल ज़्यादा एक्शन भले ही ना आया हो, लेकिन आज टाइटन जैसा ट्रेड थोड़ा सा रौनक दिखा रहा है, जो मेंशन कर भी रही थी कविता जी। इसके सामने मैं आपके लिए रखना चाहती हूँ MCX, क्योंकि MCX पूरी तरह से बिखरा है। अब टाइटन में भले ही वो दिवाली फ्लेवर आता दिखाई दिया हो, लेकिन MCX किसी कारणवश थोड़ा सा बिखर रहा है आज। सातपुते जी, पहले तो चार्ट चेक दीजिए और बताइए यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 6429 के लेवल्स और हेवी वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक थोड़ा सा क्रैक दिखा रहा है। अच्छा दादी, देखिए चार्टिकली देखे तो काउंटर डेफिनेटली ओवरबॉट था, लेकिन ओवरबॉट में यहाँ पे रैली कंटिन्यूस थी। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी 21% घटा है। चार्टिकली अगर आप देखें तो इससे बेरिश एंगल्फिंग, और अगर आप उसे थोड़ा और नजदीकी से देखें तो इससे निगेटिव डाइवर्जेंस, तो लगता है कि प्रोबेबली ये बना रहा है। बी वेरी फ्रैंक विद यू, तो यहाँ पे इमीडिएट अगर सपोर्ट दिखता है तो वो है करीबन 6350 का, जो इसका 20 DMA है। तो आज ये 6350 के लिए थोड़ा फाइट होगा, लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर मुझे लगता है लोएस्ट लेवल खुलेंगे, जहां पे अगर आप देखें 5800 से लेके 5600 के टारगेट खुलेंगे। तो चार्ट तो डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं वीक हुआ है। चार्ट आज वीक होता हुआ इस समय 6% नीचे फिर से काउंटर दिख रहा है, लेकिन जो फिसलने लगा है वो है निफ्टी बैंक। 500 पॉइंट का नॉक इसने ले लिया। इनफैक्ट अनुज, मिड कैप इंडेक्स में भी 100 पॉइंट बात करते करते गायब हो चुके हैं, लेकिन निफ्टी बैंक में क्या ये HDFC फिर भारी पड़ने लगा है? हजता, जो एक रिस्क लग रहा है मुझे मार्केट में कि कहीं कल हमने बहुत ज़्यादा जल्दी तो ये नहीं बोल दिया कि बस अब FI की सेलिंग मार्केट में लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ठीक है एक दिन का ब्रेक ले लिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर दिक्कत सिर्फ HDFC बैंक की नहीं है। HDFC बैंक तो खैर गिरा है 1.5%, और HDFC बैंक अब एक बार फिर वहीं उसी लेवल से स्लिप हो रहा है जो पिछले 2-3 बार हुआ है। वही 1760 से 1800 के करीब के लेवल हैं, जहाँ 2 बार ही ऑलरेडी टॉप बना चुका है। आई थिंक उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग अगर प्राइस पैटर्न अगर आप आज किसी स्टॉक का देखेंगे तो वो ICICI बैंक का है, क्योंकि आज का अगर आप ICICI बैंक का प्राइस पैटर्न देखेंगे तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट के लिए ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये कल अच्छा चला था और यहाँ पे चलिए ठीक है आज फॉलो थ्रू नहीं भी आया तो भी इस तरीके से नहीं गिरना चाहिए था। खैर अभी भी हम डे लो के काफ़ी करीब हैं, 51,730 के आसपास, और अभी तो क्या 220 हुआ है, तो 70 मिनट है मार्केट के पास। वो चक दे का ये को डायलॉग था ना, तो देखते हैं आखिरी के 70 मिनट में ट्रेडर्स बचा पाते हैं नहीं उस पोजीशन को। लेकिन बिल्कुल आपने जैसा बोला कि मिड कैप भी फिसला है, लेकिन आई थिंक आज का FI का सेल नंबर
इंटरेस्टिंग होगा अगर आज वापस सपोज करिए आप 5,000 करोड़ प्लस पर आ गए ना अगर, तो फिर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस मार्केट को फिर रिकवर होने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। और देखिए एक चीज़ तो मैंने अभी भी कह रहा हूँ, रिकवरी भी ये जो है ये तब तक सस्पेक्ट है जब तक आप 24,600 24,700 के नीचे हैं, तब तक इसको मैं काउंटर ट्रेंड रैली ही मानूंगा। एक बार उसके ऊपर निकलेंगे तब आप इसको भले ही एक नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग में कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट कोलैप्स हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है बेसिकली। ये फिलहाल स्थिति थोड़ी सी बिखरती हुई दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर, जिस तरह के लेवल्स इस समय फिर निकलने लगे हैं। कविता जी, ये बैंक्स पर ही रहते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, HDFC बैंक देखिए, एक्सिस देखिए, कोई ऐसा है जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं सर्कमस्पेक्ट है कि कभी भी मामला कहीं पर भी फिसल सकता है? तो अगर अभी देखें तो वहां हम कल की रैली के बाद आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। बट अगर यहाँ कोई काउंटर आप थोड़ा स्टेबल मैं बताना चाहूंगी, मुझे लगता है यहाँ फेडरल बैंक को आप देख सकते हैं 204 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। एनी टाइम यहाँ पर फिसलना नहीं, यहाँ मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रही हूँ काउंटर पर। अगर ये काउंटर 205 के लेवल के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है 212 214 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ सकता है। अंटिल काउंटर 200 के ऊपर मेंटेन है, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक स्थिति। फेडरल बैंक अभी भी रेजिलिएंट है, लेकिन बाकी दिग्गजों में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली आई है। चलिए एक और स्टॉक जिसकी बात करते हैं वो है वोल्टास। वोल्टास के नंबर्स वैसे दिखे तो डिसेंट थे, लेकिन स्टॉक टूटा और उसके बाद निचले लेवल से रिकवरी आई। हालांकि अभी भी थोड़े से दबाव के घेरे में है ये। कॉन कॉल में एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने क्या कहा है ये समझना बेहद जरूरी है। यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए क्या सिग्नल्स मिले हैं? देखिए, वोल्टास का जहाँ तक कि सवाल है, जो रिटेल लेवल पे जो इनकी जो डिमांड है उसको लेके पॉजिटिवली सरप्राइज है मैनेजमेंट। इनफैक्ट जो नवरात्रि का पहला दिन है और एक दिन धनतेरस के पहले की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट जो डिमांड में तेज़ी से सुधार देख रहे हैं, इसके कारण फेस्टिव सीजन में लगभग 18 से 20% की ओवरऑल ग्रोथ इनको दिखी है रिटेल लेवल पे। इनफैक्ट अगर हम रूम एसी सेगमेंट की बात करें, जिसको आरएसी सेगमेंट बोलते हैं, यहाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी आपको दिखाई पड़ रही है कंपनी की बनती हुई, जहाँ 25% का ग्रोथ हो रहा है। और स्मॉल अप्लायंसेस की बात करें, जैसे कि एयर फ्रायर्स है, चिमनी, हॉब्स, फैंस, वाटर हीटर्स, जो वोल्टास ने नई रेंज बाजार में निकाली है, वहाँ भी आपको 15% ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्जिन्स पे भी मैनेजमेंट का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कंपनी के लिए हुआ है, उससे प्राइस हाइक कंपनी ने ली है और वो कैलिब्रेटेड वे में कस्टमर्स को पास ऑन अच्छी तरीके से हो रही है। यूनिटली जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ H1 में ग्रोथ 56% की रही है और यहाँ अभी भी ग्रोथ के लीवर्स बने हुए हैं वोल्टास के हिसाब से। और दोनों ही स्प्लिट और विंडो एसीज, खास करके जो 5 स्टार प्रीमियम एसीज हैं, यहाँ आपको डिमांड तगड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बावजूद इसके कि विंटर सीजन है, कोई प्रकार का जो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है वो नहीं आया है इस सेगमेंट पे। तो ओवरऑल डिमांड को लेके वोल्टास की कमेंट्री ठीक ठाक रही है। और ये जो कमेंट्री थी, उसके बाद स्टॉक जो 5-6% गिरा था, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आपने देखी है। तो ये इनफैक्ट रिकवरी मोड में थोड़ा सा आता हुआ वोल्टास आपकी स्क्रीन पर। इस पर फटाफट से एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। गौरांग, आपने भी वो कॉन कॉल सुना और यतिन हाइलाइट्स फिर से हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आज इन लेवल्स पर क्या आप स्टॉक लेना चाहेंगे? कंसिडरिंग ईयर टू डेट ये नियरली 70% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है। हर्षदा, अनिवार्य है पहले डिस्क्लोजर देना कि खरीदारी की राय हमारी वोल्टास पर, और वो आज के तारीख में भी है। और मेरे ख्याल से ये 4-4.5% की गिरावट एक मौका है, आपको बाजार दे रहा है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। जो आकांक्षा है लोगों की हर्षदा, वो बहुत तीव्र गति से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और मांग जो है अब भी इनके अप्लायंसेस की, खास करके एसीज की, वो सिर्फ बड़े या छोटे शहरों तक सीमित नहीं रही है। अब वो जाकर पहुंच गई है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत तक। तो वहां से जो मांग का सहारा मिलेगा आय को लेकर के आने वाले समय में, वो आपको शायद एक बहुत ही अच्छा खासा शुद्ध मुनाफा का एक आपको अंदेशा दे रहा है। तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। टर्म बाय साइड का ये कॉल इस समय आ रहा है आपके लिए। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और फोकस में लेकर आएंगे आपके लिए हुडको। हुडको के नंबर्स हमने देखे हैं,
मुनाफे में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब करीब 52% का इजाफा देखने को मिला। यही नहीं, रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ रही, एबिटा में भी इजाफा देखने को मिला। अब यहाँ से आगे स्थिति कैसी बन रही है, ओवरऑल बिजनेस पर क्या पर्सपेक्टिव है, कॉन्फिडेंस है, इस पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अब यहाँ से क्या और स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पीएम आवास योजना वाली जो प्रोजेक्ट्स है वो लार्जली हुडको ही अंडरटेक कर रहा है, तो उससे विजिबिलिटी और कितनी मजबूत हो रही है आगे? बिल्कुल सही सवाल किया है। ये बहुत ही एम्बिशियस योजना है पीएमएवाई 2.0, और जिस तरीके से सक्सेस रेट रहा है हमारा पीएमएवाई 1.0 में, हटको गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव्स को सप्लीमेंट करता है, ना सिर्फ फाइनेंशियल मदद के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को, बट ऑल्सो कंसल्टेंसी की तरफ से। इस बिजनेस में काफी डेप्थ है और ये काफी सिक्योर्ड बिजनेस है। और अगर आप देखें, अगर एक घर बनता है तो उसके साथ साथ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, वो भले ही बिजली हो, पानी हो, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के प्लानिंग्स हो, इनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। और इसी के तहत कंपनी ने अपनी काम शुरू कर दिया है, और अभी हमारी पाइपलाइन काफी मजबूत है। पिछले इस हाफ ईयरली में हमने करीब 76,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, जो कि बहुत बड़ी पाइपलाइन हमने क्रिएट की है। पिछले साल हमने 83,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस किए थे, और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। और क्योंकि ये जो विकसित भारत का के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस साल हम करीब करीब लोन बुक जो हमारी एयूएम है 1.2 लाख करोड़ के आसपास खत्म करेंगे, जो अभी 1.11 लाख करोड़ का है। तो काफी मजबूत अवस्था में है कंपनी की गति। 1.2 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। संजय जी, दैट मीन्स वो जो आपका आउटलुक था फॉर 20256, मतलब 25 and 26 ऑफ 1.5 ट्रिलियन, वो वेल एंड टारगेट है आपके मुताबिक? इतने कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं एयूएम का? मुझे लगता है इस टारगेट को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, अगर आप पहले 6 माही में देखें तो हम 92,000 करोड़ से 1,11,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं, और अगले 6 महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 15,000 करोड़ से लोन बुक बढ़ेगी, तो हम 1.25 पे जाके खत्म करेंगे। तो जो 1.20 का टारगेट था वो हम 125 तक जा सकते हैं, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। बट जो 1.5 लाख करोड़ का आपने टारगेट रखा फिस्कल 26 के लिए, वो अभी हमने उसी को रखा हुआ है, पर इसमें हम कुछ रिवाइज करके अपवर्ड रिविजन्स की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आई थिंक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर का कि यहाँ पर जो 1.20 का टारगेट था फॉर दिस फिस्कल, वो शायद 1.25 पे एंड हो, और शायद ऐसी अवस्था रही तो जो नेक्स्ट ईयर का है उसको रिवाइज करना पड़ेगा ऑन द अपसाइड। अच्छा सर, सेकेंड हाफ में आप डिसबर्समेंट्स क्या देखते हैं? और मैं ये जो सेकेंड हाफ की पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें एक चीज़ है, एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसा रहा बीते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, ये किस दिशा की तरफ जा रहा है, और अल्टीमेटली जो सेकेंड हाफ का डिसबर्समेंट है वो आपके एनआईएम्स पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, स्पेशली कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स? पिछले 6 महीने में देखें तो हमने अपनी कॉस्ट को निरंतर कम किया है। इसमें हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी बोरोइंग एक था। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट से भी हमने बोरो किया, पर उसके टाइमिंग्स को हमने सही सेट किया। और इसी कारण से अगर आप हमारा देखें तो पिछली 3 महीने में जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड थी वो 6.99 आ गई, और पिछले साल की एवज में करीब करीब 15 से 20 पैसे का हमने कमी की है वेटेड एवरेज के ऊपर भी। साथ ही साथ हमने अपने इंटरनल हमारे प्रोसेसेस हैं, वो भले ही एएलएम मैनेजमेंट की बात करें, या एचक्यूएल में की बात करें, या प्रोविजनिंग की बात करें, या एनपीए रिजोल्यूशंस की बात करें, जिससे डायरेक्ट हमारी बॉटम लाइन सुधर रही थी, और इन सभी के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ फंड कम हुई। और इस कारण से हम अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी एंटिटीज के प्रोजेक्ट जिनकी सिक्योरिटी अच्छी थी, कैश फ्लोज अच्छे थे, उन प्रोजेक्ट्स को हम सैंक्शन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब बात रही हमारे स्प्रेड्स और निम की, तो मुझे लगता है कि जो हमारे स्प्रेड्स हैं, चूंकि मार्केट में काफी सुधार हम देखने को मिल रहा है, और इसकी काफी रीजंस हैं, इंटरनेशनल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं। हमारा फिस्कल रिजर्व्स काफी बढ़ रहे हैं, रिजर्व बैंक का डिविडेंड काफी अच्छा आया है, गवर्नमेंट के डेफिसिट्स कम हो रहे हैं। तो इसके तहत हमें लगता है कि मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रेट्स की कमी होने लग जाए। और साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी देख रहे हैं कि, और हमें पूरी उम्मीद है कि मे बी
इन द थर्ड क्वार्टर या फिर फोर्थ क्वार्टर में एक रेट कट आएगा। ग्लोबली रेट कट आना शुरू हो गया है, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इस रेट से हम नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। और स्प्रेड्स के मामले में हमारा 2.25 टू 2.3 जो हमारा बेंचमार्क है उसको हम मेंटेन करेंगे। निम के मामले में भी 3.25 टू 3.3% का हमारा निम मेंटेन रहेगा। मैं एक चीज आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ कुलश्रेष्ठ जी, ये डिसबर्समेंट की स्थिति अब सेकेंड हाफ में आप रफली कैसी आंक रहे हैं? क्योंकि आई थिंक अब तक 21,600 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ठीक है, अगर आप पिछली साल का देखें तो हमने करीब 7,500 8,000 करोड़ का किया था। उसके बाद हमने पिछली फाइनेंशियल ईयर में इसको बढ़ा के डबल किया और करीब 18,000 करोड़ तक हम पहुंचे। अगर आप देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिस्बर्समेंट था वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 17,000 18,000 करोड़ से हम 21,500 को क्रॉस कर चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 35,000 करोड़ का टारगेट रखा है, जिसको हमें लगता है कि थोड़ा अपवर्ड हम जाने की कोशिश करेंगे, पर ये Q3 के रिजल्ट्स के बाद हम इसके ऊपर कॉल लेंगे। बट 35,000 करोड़ हमारा पक्का है कि हम करेंगे डिस्बर्समेंट को। 35,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट टारगेट आप अचीव करने की पूरी कोशिश में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, यू हाफे देयर, हाफे से ज़्यादा आप निकल चुके हैं इनफैक्ट वहाँ पे। तो उम्मीद है कि जब इस साल के अंत में बात होगी उन नंबर्स को हम रिविजिट जरूर करेंगे। गुड लक टू यू। हुडको आपकी स्क्रीन पर फ्लैट है स्टॉक, आधे % के गेन्स इस मार्केट में। आदित्य बिरला कैपिटल इस बीच स्क्रीन पर लेकर आएंगे और मानस इसका चार्ट आप देख कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आंकड़ा है वो करीब करीब 1,000 करोड़ के आसपास का आ रहा है प्रॉफिट का, और साथ ही साथ रेवेन्यू में 35% की बढ़त देखने को मिली है। 10,352 करोड़ के आसपास तक का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। स्टॉक 2-2.5% के गेन्स पर इस समय कर रहा है कारोबार। ये देखिए 1,000 करोड़ का कंपनी का मुनाफा जो 705 करोड़ से बढ़कर आया है, और रेवेन्यू में करीब 35% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये एबी कैपिटल, एबी एफआरएल, मानस आप खूब ट्रैक करते हैं, बताइए चार्ट में जो मूव आया है 209 पर नई पोजीशन ली जाए कि नहीं? थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि जस्ट इसने अपने 200 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, तो केवल इंतजार करना है 212 रुपए का। 212 रुपए के ऊपर निकले तो खरीदारी कर सकते हैं 207 रुपए के स्टॉप लॉस से 222 से 25 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ चुके हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून और दीपावली की शुभकामनाएं आपको। आपका ट्रेड मैम इस वक्त का क्या रहेगा? एवरीवन, दिवाली आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। नवंबर फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, 45.20 प्राइस चल रहा है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4470 का और टारगेट है 4600 4650। सो पीआई इंडस्ट्रीज आज 10-20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है और एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है 4300 सपोर्ट के साथ। पुट राइटर्स भी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं 4500 बेस को बनाने के लिए, तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है टुवर्ड्स 4600 4650 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज 4509 पे आपका एक बाय कॉल है। आज सुबह से इसमें मोमेंटम कायम है। मीनवाइल निफ्टी में एक छोटा सा पुल बैक आता हुआ फ्रॉम आई थिंक 24300 24,300 की ट्रैजेक्टरी से। बट गौरांग, कुछ देर पहले आपने वो हमारी हर्षदा और मेरी बातचीत सुनी होगी हुडको के साथ। हुडको आपका अगर ये आप लोगों की ट्रैकिंग लिस्ट में है तो कुछ व्यू देंगे इस प्राइस पे आप लोगों का आउटलुक, और जितनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी हुडको की मैनेजमेंट की उसको देखते हुए, क्योंकि रीसेंट हाइज से प्राइस रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। 216 का प्राइस कैसा लग रहा है आपको पिक पॉइंट के लिहाज से? एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुडको जैसी कंपनी को मिलेगा, जिस प्रकार से अभी हर्षदा जी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, और 36,000 करोड़ के आंकड़े इन्होंने दिए हैं डिसबर्समेंट्स को लेकर के। आवास योजना को और भी बड़ा प्रोत्साहन मेरे ख्याल से अगले साल 1 फरवरी को जब बजट की घोषणा होगी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी की तरफ से, तो मेरा आकलन और अनुमान यह कहता है कि यहाँ पर बजटरी एलोकेशन और भी बढ़ने वाला है, जिसका सीधा सीधा फायदा हुडको जैसी कंपनियों को मिलेगा। इसके अलावा और एक सरकारी कंपनी है जिसको फायदा मिलेगा, वो है एनबीसीसी। अब हुडको पर तो राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी। लेकिन एनबीसीसी भी अगर आप देखने जाए, जिस प्रकार से करेक्शन हमने हुडको में आते हुए देखा, उसी प्रकार का करेक्शन एनबीसीसी में आया है।
तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये एक कंपनी है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एनबीसीसी पे आपका कन्विक्शन है, हुडको पे मैंने आपका व्यू लिया था, और स्क्रीन पे क्या क्या अच्छा कर रहा है। बीते अगर आप 10-20 मिनटों को थोड़ा सा देखें तो बाइंग जहां जिन स्पेसेस में आ रही है, एक तो एबी कैपिटल का जिक्र हर्षदा ने किया, उसको छोड़ते हैं यहाँ पर। लेट्स ब्रिंग हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को याद रखिएगा, मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं करूँगा। इट्स कम्प्लीटली अ पुल बैक फ्रॉम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। बहुत ही बिग गया था, बुरी तरीके से पिटा हुआ था, जिसे कहते हैं डेड कैट बाउंस, वो आ रहा है। आपकी विकास हीरो मोटोकॉर्प पे रहा है। अच्छा, ये है क्या पॉइंट जहाँ से ये चला? ये आपको याद होगा 25 अप्रैल का वही फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट है जहाँ से इसने रिवर्सल लिया आज। आपकी रीडिंग क्या कह रही है प्रोस्पेक्टिव से किसी शॉर्ट टर्म ट्रेड के? जी हाँ, ये पुल बैक रैली देखने मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो मोमेंटम इंडिकेटर है ओवरसोल्ड जोन में ही है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर अभी तक नहीं बना है। एक पुल बैक रैली यहाँ पे 4930 तक एक अपसाइड में देखने मिल सकती है, वहाँ पे वापस ऊपर में रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल सकता है। और जो मेन इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो आएगा 5090 के आसपास का, जो इसका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। बट अभी भी RSI ओवरसोल्ड जोन में ही है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी होगा। लेकिन ये पुल बैक रैली मुझे लगता है यहाँ से और 50-40 पॉइंट अपसाइड जाके वापस रुक सकती है। जो कल का जो हाई था वहां पे जाके वापस इसको एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 4800 अभी एक सपोर्ट देखने मिल रहा है, लेकिन अगर उसके नीचे फिसलता है तो वापस से एक डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। तो ज्यादा स्ट्रांगली पुल बैक नहीं आएगा, यहाँ से 30-40 पॉइंट और ऊपर आ सकता है, वो उसके बाद वापस रेजिस्टेंस फेस होते देखना। फिलहाल आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प स्क्रीन पर 2-2.25% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, दिवाली आ ही गई है, आज हम छोटी दिवाली मना रहे हैं, कल दिवाली और ऑफ कोर्स परसों मुहूर्त ट्रेडिंग में उतरेंगे। तो दिवाली से दिवाली के लिए किस तरह के ट्रेड्स आपके काम आ सकते हैं? कहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा, धमाकेदार रिटर्न्स की गुंजाइश है या फिर उम्मीद है? यतन हमारे साथ है दिवाली पिक्स लेकर, बताइए यतन। तो IDBI कैपिटल की बात करें तो इनकी जो दिवाली पिक्स है यहाँ 30 से 40% की औसत रिटर्न्स आपको दिखाई देगी। सबसे पहले जैसे कि शुरू करते हैं लार्ज कैप्स के साथ, और लार्ज कैप्स में इनकी जो पसंदगी है वो DLF की तरफ है, और जो नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट की डिमांड है उसको लेके ब्रोकरेज उत्साहित है। यहाँ खरीदारी की सलाह है। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 30% की अपसाइड लगभग IDBI कैपिटल को DLF में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा स्टॉक, तो यहाँ हमने इन जनरल देखा है कि डिमांड आउटलुक जो अच्छा बेहतरीन होता जा रहा है, इसके कारण टाटा मोटर्स में भी एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई पड़ रही है। IDBI कैपिटल को यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1162 के टारगेट के साथ। इसके बाद मिड कैप्स पे आते हैं, और मिड कैप्स में APL अपोलो ट्यूब्स, ये भी एक स्टॉक है जो काफ़ी समय से अच्छी खासी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दे रही है। यहाँ भी लगभग 33% के आसपास का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है, और ओवरऑल यहाँ खरीदारी का मूड माहौल बन रहा है। स्मॉल कैप्स में सिटी यूनियन बैंक, देखिए रिजल्ट्स के बाद शेयर चला है, लेकिन फिर भी करंट मार्केट प्राइस से इनको लगता है कि 200 के टारगेट्स आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। रेलवेज में जुपिटर वैगन्स, यहाँ लगभग 40% की अपसाइड, और इसके बाद केमिकल स्पेस में से नियोजन केमिकल्स, यहाँ भी जो IDBI कैपिटल का टारगेट है वो लगभग है 2870 रुपये के आसपास का, जिसका मतलब है 38% की अपसाइड। तो इन जनरल जो मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं, यहाँ 30 से 40% अपसाइड वाले बहुत सारे पिक्स IDBI कैपिटल ने आइडेंटिफाई किए हैं। IDBI कैपिटल के काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आज जतिन ने किया, उसकी एक झलक आपने कुछ ही देर पहले देखी भी थी। स्विगी तो 6 से 8 के बीच तरह से ले इशू, यानी कि अगले हफ्ते पोस्ट दिवाली एक्शन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। 371 से 390 का प्राइस बैंड है। लेकिन यतिन, जब आप मैनेजमेंट से रूबरू हुए, बताइए किस बात को लेकर वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है, बिजनेस को कैसे बिल्ड होता देखेंगे? बिल्कुल। तो देखिए हर्षदा, IPO की बात करें तो एंकर बुक अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले ये मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है। इसके अलावा जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, अगर हम स्विगी की बात करें तो जो इंस्टामार्ट इनका बिजनेस है, यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैक्शन आ सकता है। इनफैक्ट जो 70-80% 100% की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो यही बिजनेस से आएगी, और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ से आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। जहाँ तक कि ट्रेडिशनल फूड कारोबार का सवाल है, जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, जो डाइन आउट बिजनेस है, यहाँ भी अच्छा खासा ट्रैक्शन होगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में सुधार आएगा। इनफैक्ट FY24 का जो प्रदर्शन देखें और जो Q1 का प्रदर्शन देखें तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो जो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो, और जो न्यू एज कंपनीज हैं
अगर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती हैं तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होते हैं। और इशू की बात करें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का इशू, और क्लियरली क्विक कॉमर्स एक ऐसा पिलर है जिसके बारे में ब्लिंकिट ने भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी है, और इंस्टामार्ट को भी लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकते हैं। डार्क स्टोर्स का एडिशन भी काफ़ी एग्रेसिव आगे जाके हुए आपको बनता हुआ दिखाई पड़ता है। स्केल क्यू कॉमर्स से ही आएगा। यदि इन्होंने कुछ कहा कि पहले करीब $12 बिलियन का इशू ला रहे थे, उसको कम किया है, अब कोई खास वजह तो देखिए, ये जो सेबी की रेगुलेशन होती है ना, उसके अंदर ही मैनेजमेंट बात करता है, तो कोई प्राइस पे आउटलुक नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट की है चीज़ कि जो बाजार और जो मार्केट का फीडबैक आता है, जो इन्वेस्टर का फीडबैक आता है, जो अगले 4-5 दिन में जो रोड शो होंगे और पिछले 4 वीक से जो वो रोड शो कर रहे हैं, उसके फीडबैक के हिसाब से उनको लगता है कि प्राइस पॉइंट पे काफ़ी इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल है इंस्टीट्यूशनल साइड पे। ऑब्वियसली अगर इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो ऑब्वियसली रिटेल पे डिपेंडेंसी कम होती है, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा वीक है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशनल साइड पे इनको लगता है कि डिमांड काफ़ी ठीक ठाक है, और करंट मार्केट प्राइस जो उन्होंने प्राइस बैंड डिसाइड किया है, यहाँ डिमांड आनी चाहिए। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट वो इंटरव्यू हम आगे शाम को भी चलाएंगे, आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी सुन सकते हैं, जो यतिन ने आराम से बैठकर कंपनी के क्यू कॉमर्स हेड और साथ ही साथ CFO से बातचीत की है। लेकिन सवाल गौरांग आपने गेस कर लिया होगा, आप ही की तरफ आएगा। 371 से 390, अगर 390 की प्राइस ये है, अपर बैंड पर आप क्या सब्सक्राइब करना चाहेंगे इस IPO के लिए, जहां पर इनका मार्केट शेयर जोमेटो से कम है, वैल्यूएशन ऑफ कोर्स 57% सस्ती रखी है इन्होंने इस पर्टिकुलर IPO के लिए, लेकिन जोमेटो प्रॉफिटेबल है और इस कंपनी को कुछ समय लगेगा मुनाफा कमाने के लिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, यही है हर्षदा, कि ब्रेक इवन खास करके क्विक कॉमर्स कंपनियों को मेरे ख्याल से बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। आपको याद होगा जब जोमेटो का भी IPO आया था तो मुनाफे में नहीं थी जोमेटो, मेरे ख्याल से नेट थोड़ा बहुत नुकसान था, अगर मुझे ठीक तरीके से मेरी याददाश्त है तो स्विगी पर मेरी जो पूरी टीम है वो फिलहाल कामकाज कर रही है, लेकिन मुझे अनुमान लगा करके चलता हूं कि शायद सब्सक्राइब की हम रिकमेंडेशन देंगे। लिस्टिंग गेन्स को लेकर के जहां तक मेरा अनुमान है, आपको ज्यादा उम्मीद नहीं चाहिए। उसका बड़ा कारण यही है कि कंपनी नुकसान में है। एक उदाहरण हमारे सामने ही है, बहुत कम समय पहले ही ओला इलेक्ट्रिक को IPO आया था, 76 वाला मेरे ख्याल से 150 तक गया, और फिर परिस्थिति हमने ये भी देखी कि IPO के नीचे भाव आ गए, कारण 1,500 करोड़ का लॉस ओला इलेक्ट्रिक के बैलेंस शीट पर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही जा करके आप अपना मन बनाइए। मैं मेरे तरफ से सब्सक्राइब करने की राय तब दूंगा जब वो IPO नोट मेरे हाथ में आएगी हर्षदा। फिलहाल तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, लेकिन वैल्यूएशन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह। ओके, चलिए, ये स्विगी में बात हुई, मैं थोड़ा सा बात इस पर और करना चाह रहा था, लेकिन ये काम करते छोड़ते हैं इसको भी। बात करते हैं चार का चौका के ट्रेड की। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहले आएगा सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी के सौजन्य से, और उसके बाद राजेश सतपुते जी से FNO सुपरस्टार पिक करेंगे। 4 का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा, और गौरांग जी आज का मिड कैप फंड है। एक काम करते हैं, इन ट्रेड्स को यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि बाजार में एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, और क्योंकि उसके बाद हमें एक सुदर्शन केमिकल की मैनेजमेंट से बातचीत भी करनी है, तो एक काम करते हैं, ट्रेड्स को यहाँ पे निपटा लेते हैं। सोनी जी बताइए, क्या पिक कर रही हैं आप यहाँ का आज का सस्ता ऑप्शन पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ कैनफिन होम्स 900 कॉल ऑप्शन। नवंबर सीरीज की 28 चल रही है, इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। हल्की से अगर डिक्लाइंस आते हैं टुवर्ड्स 25, वहां तक भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक नया सीरीज है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 18 का, और पहला टारगेट है 40, दूसरा टारगेट रहेगा 48। सो कैनफिन होम में एक वीकली रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है 900 के ऊपर, और जहां पे कॉल राइटर्स अपने लेवल को पोजीशन करें वो 950 के कॉल पे है। सो काफी अपसाइड यहाँ पे ओपन लग रहा है मुझे यहाँ पे, और पुट राइटर्स भी एक बेस बना रहे हैं 880 के लेवल पे। सो वो जो 880 से 950 का एक बहुत अच्छा स्पेस नजर आ रहा है, स्टॉक वहां तक टेस्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 900 कॉल ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए इस समय वो ट्रेड आ रहा है कैनफिन होम्स का। अगला ट्रेड आपके लिए लेकर आते हैं, और वो है हमारा FNO सुपरस्टार। राजेश जी बताइए, क्या ट्रेड पिक करेंगे? हर्षद जी देखिए, मैं एक मोमेंटम प्ले यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज PVR।
मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अपनी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, यहाँ पे जो इसका इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा तकरीबन 1600-1620 का। प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा है। तो एट लेवल 1568 इट्स अ बाय इन पीवीआर, स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। और जैसे मैंने कहा 1600-1620 मुझे लगता है इंट्राडे स्विंग आना चाहिए। तो लेट्स सी। पीवीआर मैं इनफैक्ट निगाहें थी मेरी इस पर, और अच्छा करता हुआ पीवीआर आज के क्लस्टर ऑफ मूविंग वैसे पुल बैक दे रहा था। और मानस जी के पास चलते हैं अब चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस जी, आपका आज का ट्रेड? तो देखिए, बड़ी मुश्किल से एक लॉन्ग साइड में ट्रेड निकाला था पीवीआर का, जो कि सतपति जी ने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है। तो फिर से एक शॉर्ट की तरफ ही देखेंगे तो इनकी भी बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम इनपी के पैटर्न देखें तो वो निगेटिव लगते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम से 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे इनपी फिसल गया है, तो यहाँ पर करीब करीब 50-60 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के तौर पे इसके फ्यूचर में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेज आपको लगाने हैं 1821 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 1775 के टारगेट सेट करेंगे इनफी के फ्यूचर में। ओके, तो इन्फी में एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये सेल की अपॉर्चुनिटी है। गौरांग, आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? तो हर्षदा, एक छोटी मझोली कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करीबन 1050 के आसपास मौजूदा स्तर है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। हाल ही में नतीजों देखने के पश्चात हमारे जो लक्ष्यांक थे हमने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर बढ़ाए हैं, और बढ़ाने के बाद जो लक्ष्यांक हमने रखा है वो करीबन 1225 से लेकर के 1250 के आसपास के लक्ष्यांक है। ये हम राय और लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए दे रहे हैं, जिस लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12, 16 या 18 महीना या उससे ज्यादा। ये चार ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ये आज का ट्रेड हमने पिक किया था सोनी पटनायक जी के साथ, पहला ट्रेड आया था आपकी स्क्रीन पे। तो प्लीज़ रखिएगा एक बार, सोनी पटनायक जी का पहला ट्रेड वो था कैन फिन होम्स, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 900 की कॉल नेक्स्ट मंथ की इसकी काफ़ी एक्टिव है, और 30 पे 40-48 के लक्ष्य के लिए आपको बाय करनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 18। राजेश सतपुते जी ने फिर सुपरस्टार पिक किया पीवीआर। ये स्टॉक अपने एक बेस से बाहर निकलता हुआ और इस पॉसिबल अपसाइड ऑफ 1600, 1620, 50-50 का स्टॉप लॉस है। मानस ने चार का चमत्कार पिक किया इन्फोसिस सेल 1775 के लक्ष्य के 1821 के स्टॉप लॉस के लिए, और गौरांग जी ने अभी अभी आज का मिड कैप फंडा पिक किया ट्रांसपोर्ट कॉर्प लगभग 1250 के लक्ष्य के लिए 1072 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी एटलीस्ट एक बैलेंसिंग एक्ट करता हुआ, मतलब ये कि 24,300 के पुट राइटर्स को सम्मान देता हुआ। देखिए, हमारे पास कोई एवरेज तो है नहीं इस रेंज में, 100 डे में हम पार नहीं कर पाए अब तक, बट एटलीस्ट समहाउ अपने आप को जो लास्ट सेशन की जो बॉडी थी ना, नॉट एग्जैक्टली डे लो, लास्ट सेशन की बॉडी के अंदर यानी ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता हुआ। अच्छा, बैंक निफ्टी सिंक हुआ हायर लेवल से, बट स्टिल मिडवे ऑफ प्रीवियस कैंडल, बट स्टिल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50 इन तीनों एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। विफलता है तो उपलब्धि भी है कुछ इस प्राइस की एक बड़े मूव के बाद। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और मार्क कर दूं, फिर उसके बाद हम आज का बोर्ड रूम शुरू करेंगे। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, क्योंकि आज आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जरा प्लीज़ आप लेके आइएगा कोफोर्ज। मैं बहुत देर से इसके कुछ पुट ऑप्शंस को देख रहा हूँ। एक बार सोनी जी, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की 7700 की पुट मेरे स्क्रीन पे बिक रही है अच्छी तरीके से। ऑल दो प्राइस हायर लेवल से रिट्रेस हुआ, बट अब आप देखिए जो पुट राइटिंग पहले 74-75 पे थी वो 76 पे विजिबल है नेक्स्ट मंथ में। आपका व्यू ये कोफोर्ज पे क्या बन रहा है? आज भी इसने अपने करियर का हाईएस्ट लेवल लगाया। 7600 पे सपोर्ट अच्छा है, सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर डिक्लाइन आता है टुवर्ड्स 7750, 7700 इस रेंज पे, वो शायद रिवर्सल हो जाएगा वहां से, अगेन बाय ऑन डिप्स की सलाह बन जाएगी। 7600 जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक ये बाय ऑन डिप्स का एक स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पे। एक पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो टुवर्ड्स 8000, 8100 लेवल को टेस्ट कर सकता है, और ये ऑन द बैक ऑफ काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे टुवर्ड्स 7750 के लेवल्स तक यहाँ पे खरीदने की सलाह है। ओके, ये थी कोफोर्ज पे बात। आज आईटी के प्रेशर में 3.25 अंक नीचे, अभी भी स्टेबल ये स्टॉक। मीनवेल अब चेंज करते हैं विषय को। यहाँ पे सुदर्शन केमिकल भी थे, एक महीने से काफ़ी चर्चा के विषय में है भी ये।
997 आज अर्निंग्स के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आया, दिन के सर्वोच्च रुपए ट्रेड करता हुआ 44 रुपए ऊपर। और ये अगर आप देखें ना, जिस फेज़ में केमिकल्स काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ में रहे, उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। इसका अक्टूबर 2030 का 24 का जो हाई है, 9 का माफ़ कीजिएगा, वो करीब 1212 रुपये था। आज भी मूव स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग से बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी श्री राजेश राठी मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं इनफैक्ट देख रहा था कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है सर, यहाँ पे आपके मार्जिन्स बहुत मजबूत रहे और वॉल्यूम्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी रही। थोड़ा ब्रेकअप दे पाएंगे एग्जैक्टली, माफ़ कीजिएगा, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही और रियलाइजेशन इस क्वार्टर में रहे कैसे? सुदर्शन का एक विजन था कि हम एक ग्लोबल पिगमेंट लीडर बने, और उसके लिए हमने 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स का एग्जीक्यूशन किया। और आज का जो आउटकम है रिजल्ट्स का, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ वेरी गुड एग्जीक्यूशन बाय सुदर्शन टीम टू एग्जीक्यूट दीज 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स सर। उसमें एक पहला स्ट्रेटेजिक पिलर था कि हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा improve करें, so from commodities to more specialities. So if you see, generally the pigment industry is not been doing well because most of the players are focused on the commodity side, right? So Sudarshan upped the game by having a specialty portfolio, created the entire technology in the last 5 years within India in our R&D center here, and executed that with a capex of 750 crores. So ये पहला एक लेग था। दूसरा लेग था कि हम कस्टमर को रीच ग्लोबली कैसा, हाउ डू वी इम्प्रूव आवर रीच। सो टुडे वी हैव अ लार्ज इंटरनेशनल सेल्स टीम्स directly employed by Sudarshan, right? And we reach out to customers very well. The third area कि हम better applications के हाँ, how do we improve our application portfolio? So जैसे digital inks हुए, digital inks यानी आपके home office printers हुए या डिजिटल डिस्प्लेस जो है, उसमें सब पिगमेंट्स लगते हैं। वी हैव नाउ बीन क्वालिफाइड फॉर दैट एप्लीकेशन टू, राइट? एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट वन वाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस एंड कॉस्ट लीडरशिप। ओके, अच्छा सर, ये आपके इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 13.6% की ट्रैजेक्टरी में रहे फॉर सेकेंड हाफ, कंसिडरिंग कॉस्ट कंपोनेंट्स और प्राइसिंग पावर, सबको देखते हुए आप मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं? अगर आप सुदर्शन का बिजनेस देखें तो यू शुड डिवाइड इनटू 2 एरियाज। वन इज द पिगमेंट्स एंड सेकंड इज द रिको सब्सिडरी और इंजीनियरिंग सब्सिडरी। सो पिगमेंट परफॉर्मेंस हैज बीन in the high 15% EBITDA margin, which is the core business. Rico business has not done well in Q2 or the H1, and a big transformation for that Rico has been, we've launched a big transformation. It will take about 18 महीना लगेंगे उसके results improve होने के लिए, and we are very confident कि Rico भी एक हमारी jewel बने हमारे portfolio में. And in terms of pigments, I think because our जो मैंने आपको 4 levels, because of that, I think our margins margins will stay, will at least stay where we are, or in the mid-teens. राठी जी, गुड आफ्टरनून। आपने जो जर्मन पिगमेंट प्लेयर हॉयबॉक ग्रुप के एक्विजिशन अनाउंस की थी, ये बताइए ये डील पूरी कब तक होगी? ये कब तक आपके बिजनेस के साथ कारोबार उनका जुड़ने वाला है? एंड आई रिमेंबर, आई थिंक 16th को आपके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था फंड रेज करने का, तो आई एम अज्यूमिंग वो फंड रेज फिर इसी डील को फाइनेंस करने के लिए रहा है। वो कब तक होगा? सर, आई थिंक वी आर लुकिंग, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट कि हम अभी हॉयबॉक के डेफिनेट एग्रीमेंट्स वी साइंड। नाउ वी हैव टू गेट ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल्स of globally, which should take, which should go into the Q4 quarter, जो हमें सब global approvals पूरे मिले. To give you a little background on, at Sudarshan, and of course as a market has been very excited because we feel that this is a game changer deal for Sudarshan. ये हमारा एक global vision था कि हम pigment leader बने, और ये सुदर्शन के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर था जो हमें ये डील क्लोज करने का मिला।
Sunday, we got this opportunity to close this deal. हमें इससे global manufacturing footprint मिला, 17 manufacturing plants in 11, whereas Sudarshan was very focused on manufacturing in Maharashtra itself, right? So ये हमारे customers के लिए एक बहुत बड़ा de-risk king factor है, where they will be willing to do more business with us. तो ऑफ कोर्स आपको अपने बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, लेकिन हॉयबैक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? क्योंकि लास्ट जब हमने आपसे बात की थी तब आपने भी कहा था कि देखिए दे हैड फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी और शायद इसीलिए आपको उनकी ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, एसेट्स मिल रहे हैं। ये कब तक टर्न अराउंड हो सकती है सुदर्शन केमिकल्स के साथ जुड़कर? Sir, this is a little bit of a confidential information, which we are still in the confidential agreement, but I think publicly what information is available I can share, which is about euro 850 to 900 million का इनका turnover है, and they have gone through some financial crisis, and that's why the German entities had gone bankrupt, but the global entities are still solvent, and we have done a global acquisition, which is including the German and the global business, and we are very confident that this business will be a deal changer, and we will be able to generate good, we'll be able to एक बहुत value creating pigment company हम globally create कर सके। बस सर आपसे कुछ लास्ट कमेंट हम चाहेंगे, अब स्पेशली सेकेंड हाफ के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट हाफ को देखते हुए प्राइसिंग पावर, डिमांड, स्पेशली कुछ कंपनियों ने अपने यूरोप और आई थिंक कनाडा के साइड में उन लोकेशंस पे अपने प्लांट्स को शट किया है। क्या सेंस मिल रहा है आपको सेकेंड हाफ की डिमांड को लेकर इसके मद्देनजर? Of course, there were challenges when the Ukraine-Russia war in 22 conflict ये जब शुरू हुआ, तभी सभी केमिकल इंडस्ट्री और पिगमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट सुदर्शन का परफॉर्मेंस भी बहुत डिप हुआ था, लाइक एनी अदर पिगमेंट। सो वी से दैट दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट हिस्ट्री में, एक सबसे खराब बरस सबके लिए गया। बट आई थिंक like Sudarshan, we were able to recover very fast from this, and because our balance sheet was also strong, and given our leanness in the team, we were able to reduce costs and able to come out of this very strongly. But I would say the pigment industry globally still has a healthy global rate of 3% increase. It's $8.5 billion market. So I think a very healthy external market. I think some of the issues which people have been having are more internal. And Sudarshan from day one focus कर रही है कि हम ये Heubach how do we work as one company, one entity. We see a lot of synergies between the two areas where we will be able to reduce SG&A cost. हमारे overheads काफी कम हो सकते हैं। There is also a lot of excellence in manufacturing and procurement which we can deliver. So, and cash management and working capital पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमको going forward. With this in mind, I think we see a very healthy turnaround of this business. ओके मिस्टर राठी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी, डिमांड सिनेरियो पे बात की आपने और सेकंड हाफ की एक पिक्चर भी ड्रॉ करी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वार्टर। चलिए तो साहब ये बात हुई राठी जी के साथ, सुदर्शन केमिकल्स के। राठी जी गए और अब कुठारी जी का वक्त है। कुठारी जी यानी राजेश कुठारी जी, MD अल्फाकिट एडवाइजर्स के हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका फिर से कमाई का अड्डा में, और अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इस दीपावली पर आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या प्रेफर्ड होना चाहिए सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। राजेश कुठारी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, और सबसे पहले आपको और आपके परिवार को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय रहे दीपावली आपके लिए। ये बीते
आई थिंक जो बीता 1 महीने का टाइम फ्रेम रहा, प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ, शायद इंडेक्स से ज़्यादा कहीं हद तक स्टॉक्स पे था, मिड कैप में, लार्ज कैप में। कंसिडरिंग अर्निंग्स, जो जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, इस प्राइस डैमेज को आप लोगों ने कैसे रीड किया? कहाँ पे आप लोगों ने अपना वेटेज बढ़ाया है इस 1 महीने में? राजेश जी। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपको सीएनबीसी की पूरी टीम को और आपके सभी सीएनबीसी दर्शकों को मेरी तरफ से और अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सबका, दर्शकों की वेल्थ बढ़ती रहे और हेल्थ, स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे, यही शुभकामनाएं। मार्केट का आपका एक टाइटल मुझे बहुत आज का एक अच्छा लगा, समृद्धि का मंत्र। तो समृद्धि का मंत्र मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए बी बुलिश बट बी प्रूडेंट। उसका मतलब सिंपल होता है कि तेजी में रहना है, सिक्युलर बुल मार्केट ट्रेंड है, लेकिन वही सिक्युलर बुल मार्केट ट्रेंड में हमें रिस्क मैनेजमेंट और प्रूडेंट भी रहना पड़ेगा। गाड़ी चलानी है लेकिन सीट बेल्ट पहन के चलानी है। ये नेक्स्ट 12 से 18 महीने का ये हमारा समृद्धि मंत्र है। आपका क्वेश्चन था क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड पोर्टफोलियो रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो पिछले 1 महीने के पहले ही हमने हमारे अक्रॉस पोर्टफोलियोज 8 से 12% का कैश लेवल रखा हुआ था, और पिछले लास्ट 6-7 दिन के अंदर स्लोली स्टडीली हम हमारे थोड़े जहां जहां अपॉर्चुनिटी लग रही है वहां पे वेट हम इंक्रीज कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर हाउसिंग फाइनेंस एक जो सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हुए हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो सिक्युलर ट्रेंड है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सिक्योर्ड क्रेडिट है, तो आरबीआई का जो अनसिक्योर्ड लोन का जो रिस्क एंगल है यहाँ पे बहुत कम लागू पड़ता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, ग्रोथ हाई है, एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग रही है, और इंपॉर्टेंटली जो रिस्क रिलेटेड दूसरे फैक्टर्स है उसके चांसेस यहाँ पे कम है। एंड यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, और अच्छी अच्छी कंपनियां हमें 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक से लेके 3 टाइम्स प्राइस टू बुक तक डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है। तो ये सेगमेंट में वी हैव इंक्रीज द वेटेज। सेकंड सेक्टर एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है जहां पे काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। मार्च 2023 में अगर आपको याद रहेगा, हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो अर्लियर 4 साल पहले वी यूज्ड टू हैव 9% ऑफ द पोर्टफोलियो इन स्पेशलिटी केमिकल, एंड देन मार्च 2023 वी मेड इट 0, एंड फ्रॉम 0 राइट नाउ अगेन बॉटम अप अप्रोच देखते हुए सिलेक्टिवली ये सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा लंबा व्यू रखना पड़ेगा, 18, 24, 36 महीने का व्यू रखना पड़ेगा, लेकिन सेक्टर में काफी प्राइसिंग एनवायरनमेंट जो है वो ये लेवल से इंप्रूव हो सकता है। तीसरा सेक्टर जहां पे हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी टेलविंड्स है वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। पिछले 5 महीनों में इलेक्शन रिलेटेड इवेंट्स होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। अगले 6 महीने में ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स रहेगा, तो ये जो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है सेगमेंट पे, वो प्रेशर आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा और टेलविंड अगेन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं, डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनियां हैं, एचवीडीसी प्रोजेक्ट हमारा हाईएस्ट वेटेज है हमारे पोर्टफोलियो का, लास्ट टाइम हमने आपके साथ वो डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ था। इस तरह की कंपनियां हमें यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो ये 2, 3, 4 सेक्टर है जहां पे हमने पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ाया हो। मैं आपसे स्पेसिफिक टू ऑटो कंपनियां सवाल पूछना चाहूंगी, और खासतौर से मारुति। कल मारुति के नंबर्स देख के स्टॉक थोड़ा सा फिसला, लेकिन कमेंट्री में थोड़ा सा मैनेजमेंट आश्वस्त कर रहा था कि देखिए हमारे इन्वेंट्री लेवल्स कम हुए हैं, आगे ईवी हाइब्रिड के लॉन्चेस आएंगे, वहां पर और पिकअप देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली जो कंसर्न बजाज ऑटो का था कि पहले 15 दिनों में पिकअप नहीं था, मारुति के लिए विपरीत था। उन्होंने तो कहा हमने अच्छी खासी सेल्स कर ली है। अब ऑटो एज अ यूनिवर्स में आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, क्योंकि बजाज ऑटो उस कमेंट्री के बाद काफ़ी करेक्ट हुआ, बाकी स्टॉक्स में भी करेक्शन आया, और 4 व्हीलर साइड पर भी वही हुआ है।
सो ऑटोमोबाइल में थोड़ा अंडरवेट हम है. Earlier we used to be very large overweight position in automobile and auto ancillaries. लेकिन पिछले डेट तो एक 30 to 60 days में we have reduced the weightage. कंपनी स्पेसिफिक हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि फेस्टिव सीजन में कार इंडस्ट्री का डिमांड काफी स्ट्रांग रहा है और उनकी जो इन्वेंट्री है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही है. आपको पता रहेगा कि पिछले 4 महीने में एवरीडे न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही होती थी कि इन्वेंट्री ऑल टाइम हाई पे है. 2.5 महीने की इन्वेंट्री सिस्टम में हो चुकी थी और 2.5 महीने से हम वापस नॉर्मल 30 दिन 40 दिन के इन्वेंट्री पर आ रहे हैं. दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव इंडिकेटर. Second important indicator is rural demand is getting stronger across the consumption basket. चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे FMCG हो, चाहे डिस्क्रिशनरी सेगमेंट हो, the rural recovery is much faster. और कंपनीज ऑटोमोबाइल की जो बड़ी कंपनीज जो है उन लोगों का रूरल प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होएगा. और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्ट लॉन्चेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, चाहे वो ईवी में हो या चाहे हाइब्रिड में हो या चाहे सीएनजी रिलेटेड हो, वो प्रोडक्ट का लॉन्च और उसका रिस्पॉन्स दैट विल डिसाइड द ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 18 to 24 months. The valuations have corrected and therefore to certain extent I think थोड़ा वापिस ये अट्रैक्टिव बेट बन रहा है. कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, लेकिन आई थिंक द वैल्यूएशंस आर बिकमिंग रीजनेबल एंड देयरफॉर द डाउनसाइड इज गेटिंग लिमिटेड. तो शायद थोड़ा करके आगे एक्सपोजर बढ़ेगा. इस समय कम है लेकिन आगे बढ़ने की गुंजाइश है. आईटी पर आपकी क्या राय है? इस समय आईटी पर आप लोगों ने एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया है या फिर इलेक्शन का आउटकम आने के बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा, यूएस का इलेक्शन आउटकम? सॉफ्टवेयर सेक्टर पहले हमारा अंडरवेट था. 1.5 साल से हम लोग काफी अंडरवेट रहे ये सेक्टर पे, लेकिन पिछले लास्ट 30 to 40 डेज में फ्रॉम अंडरवेट वी आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूट्रल वेट. उसका रीजंस बहुत ही क्लियर है कि मैक्रो अनसर्टेनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो स्लोली रिड्यूस हो रहे हैं. यूएस की जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो फेवर में आने वाली है और जो बीएफएसआई जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है आईटी सेक्टर के लिए, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ रहा है. अगर आप बहुत सारी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पर अगर कमेंट्री आप ध्यान से देखेंगे तो बीएफएसआई जो की सेगमेंट है फॉर मोस्ट आईटी कंपनीज, बैंकिंग एंड फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां पे आईटी स्पेंड हैज स्टार्टेड टू रिवाइव. अगेन यहाँ पे वन हैज टू बी लिटिल बिट स्टॉक स्पेसिफिक. सो हमारे पास दोनों है, लार्ज कैप भी है और उसमें मिड कैप सेगमेंट भी है और प्लेटफॉर्म कंपनियां भी है. सो स्लोली वी आर इंक्रीजिंग वेटेज टू द आईटी एज ए सेक्टर. अच्छा राजेश जी, एक बात और, आज फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग है और आज पहली मैं कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट टाइम हम काफ़ी दिनों बाद 50 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. ये ट्रंप प्रेसिडेंसी, इसमें फार्मा पे आपका आउटलुक क्या होगा? अगर ये हुआ 2 महीने बाद तो फार्मा कंपनियों को आप हल्के से इस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे? ऑल्दो दोनों ही अगर आप देखें जो पार्टियां हैं यूएस में वो ड्रग प्राइसिंग को रिड्यूस करने के हक में है, बट दोनों की अप्रोचेस अलग अलग हैं. आपका व्यू ट्रंप प्रेसिडेंसी के आधार पर फार्मा कंपनियों पे क्या होगा? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका. फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पे पूरा बॉटम अप अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ती है. सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये फार्मा के अंदर 3 प्रकार के प्ले आप प्ले कर सकते हैं. एक है डोमेस्टिक फार्मा, दूसरा है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स जहां पे आप यूएस प्ले कर सकते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीएमओ अपॉर्चुनिटीज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इस तरह की अपॉर्चुनिटी. और चौथी सेगमेंट है हॉस्पिटल्स है. तो 4 अलग अलग सेगमेंट है. सबसे जो इंसुलेटेड है वो डोमेस्टिक फार्मा सेगमेंट है, लेकिन वहां पे ग्रोथ जो है वो 10, 12, 13% है. सेकंड सेगमेंट है जो यूएस सेगमेंट है, जहां पे प्राइसिंग काफी प्रेशर कम हो जाने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहा है एंड वन टाइम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी रही है, चाहे रेवलीमेड एंड मेनी सच प्रोडक्ट. लेकिन वहां पे इस तरह के रिस्क रहते हैं, जैसे आपने कहा कि ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे, पता नहीं कर सकते. लेकिन ये जो तीसरा और चौथा सेगमेंट है which is CDMO opportunities and hospitals, these are very attractive opportunities, क्योंकि वहां पे जेनेरिक रिलेटेड प्राइसिंग प्रेशर का आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है और यूएस रिलेटेड कौन सी गवर्नमेंट आएगी और आपकी कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगी वो भी आपको बेट नहीं लेना है.
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड लास्ट 3 years बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स R&D स्पेंड कम हो चुके थे और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी रिवर्स हो रही है तो IT स्पेंड द R&D स्पेंड इज गोइंग टू गो अप और जैसे R&D स्पेंड बढ़ेगा तो CDMO रिलेटेड जो कंपनीज जो है जो काफी हाई मार्जिन्स रहते हैं, काफी सारे कंपनीज के मार्जिन 25 to 35% ये सेगमेंट में रहता है, उन्हें ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा. सो CDMO इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी. हमारे पोर्टफोलियो में काफी कंपनीज ऐसी है जो CDMO में है. एंड अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में देखेंगे तो काफी सारे हॉस्पिटल्स है जो बेसिकली डोमेस्टिक थीम है, अंडर पेनिट्रेशन थीम है और वहां पे प्राइसिंग पावर काफी स्ट्रांग है. काफी हॉस्पिटल्स एक्सपेंशन मोड पे है. यहाँ पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बन सकती है. राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और आपको और आपके परिवार और आपकी टीम को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. मार्केट पर लौटते हैं. इस चर्चा के बीच अब देखिए बाजार की चाल में थोड़ी सी और मुनाफा वसूली आ गई है. 131 अंकों की गिरावट पर निफ्टी कर रहा है कारोबार 24,336 पर. निफ्टी बैंक भी अब 522 अंकों के नुकसान पर है और मिड कैप्स हैं जो 100 पॉइंट ऊपर इंडेक्स आपके लिए दिख रहा है. तो ऐसे में डीलिंग रूम में क्या जायजा लिया है यतिन ने, क्या चल रहा है वहां पर? यतिन, दिवाली मूड आया है कि नहीं? दिवाली मूड तो आ रहा है जा रहा है बिकॉज मार्केट भी ऊपर हो रही है नीचे हो रही है. वॉलेटिलिटी के बीच में दो स्टॉक जो डीलर्स पसंद कर रहे हैं, सबसे पहले कॉनकॉर. देखिए स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन है, मैनेजमेंट ने जो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस है उसको मेंटेन किया है और कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत यहाँ फंड बाइंग देखने को मिल रही है. डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं 855 से लेकर 865 तक के टारगेट्स के लिए. तो ये एक स्टॉक है जो आज डीलिंग रूम्स के रिडार पे है. इसके अलावा GMR इंफ्रा भी एक स्टॉक है जहाँ लो लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है. HNI की लॉन्ग बिल्डअप नवंबर सीरीज में हो गया, रोल्स भी अच्छे हुए हैं हाल फिलहाल और यहाँ भी डीलर्स 84 से लेकर 85 तक के टारगेट्स दे रहे हैं. तो दोनों कॉनकॉर और GMR इंफ्रा डीलर्स के आज रिडार पे हैं. कॉनकॉर और GMR एयरपोर्ट्स. ओके यतिन शुक्रिया आपका. GMR एयरपोर्ट्स और यहाँ पे कॉनकॉर पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देते हुए. अच्छा हम BTST ट्रेड शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़े से ऑप्शन स्टैट्स को देखेंगे. डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, 24,300, 200, 100 की पुट और लगभग 24,300 की कॉल, 400 की कॉल और 500 की कॉल रखिएगा. फिर एक सेंस बनाने की कोशिश करेंगे. पहले ट्रेड्स पिक करते हैं. मानस आप कल के लिए क्या पिक करेंगे? शॉर्ट साइड पे ट्रेड होगा. मदरसन पे बिकवाली करने की राय रहेगी. यहाँ पर अगर आप देखें तो 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन 100 मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिला है. तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे. 185 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर में. स्टॉप लॉस लगाएंगे 187.10 का और टारगेट सेट करेंगे 180 रुपए के. ओके तो संवर्धन मदरसन ये 180 के टारगेट के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड है. गाबा जी आपका ट्रेड? स्टॉक होगा कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्रेड कर रहा है 1646 पर. बहुत ही टाइट स्टॉक, ज्यादा नहीं है, करीब 1636 10 रुपए का. ऑन द अपसाइड टारगेट 1660 के कोरोमंडल. ओके 1660 के लिए बाय साइड का ट्रेड. सोनी आपका ट्रेड? यहाँ पे STBT रहेगा, सेल करने की रिकमेंडेशन है. जाइडस लाइफ की नवंबर फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं 991 पे. यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1005 का. पहला टारगेट है 980 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 965 का. कविता जी आप क्या पिक करेंगी? वीरेंद्र जी एक ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर है गोदरेज CP पर. यहाँ पर आप एक BTST ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1285 फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1320 1340. ओके प्रकाश ये होगी कविता जी की ट्रेड. राजेश सतपति जी चलते हैं. राजेश जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए मेरा ट्रेड होगा हीरो मोटर कॉप पे. मुझे लगता है ये ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर है, एक रिलीफ रैली प्ले होगा जिसका टारगेट होगा करीबन 5020 का. तो एट लेवल ऑफ 4900 इट्स अ बाय इन हीरो मोटर. स्टॉप लॉस होगा 4870 का. ओके तो यहाँ टेक्निकल्स कॉल पूरी हो गई, बट अब एक काम करते हैं गौरांग जी के पास भी चलते हैं. गौरांग जी आप मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए या फिर कल के लिए क्या पिक करेंगे? आप क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? कोई अगर और एडिशन करना हो तो?
सरकारी कंपनी रक्षा क्षेत्र में जिसके नतीजे मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले आए थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, नतीजे देखने के पश्चात 350-355 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं वीरेंद्र, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से इस कंपनी की ऑर्डर बुक में वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से इस कंपनी का अनुभव है, उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए और फिर उसको आय और मुनाफा में तब्दील करने के लिए एक करेक्शन आ चुका था, करीबन 270 के आसपास से गया था जब बाजार में गिरावट थी, और फिर नतीजों के बाद ये थोड़ा उभरा है। नतीजों में मेरे ख्याल से 35% की बढ़ोतरी शुद्ध मुनाफे में देखी थी, अगर मुझे आंकड़े ठीक तरीके से याद है तो। लेकिन ये मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए बात नहीं कर रहा, एक अच्छा त्योहार है, मुहूर्त ट्रेडिंग का लाभ उठा करके एक अच्छी कंपनी में निवेश करें लंबी अवधि। ओके चलिए BL, ये मेरे ख्याल से आज से ये दूसरी कॉल है। सचिन ने सुबह सुबह स्ट्रेट को पिक किया था शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन गौरांग जी का व्यू पर्सपेक्टिव यहाँ पे बड़ा है। अब इस क्लोजिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कल एक्सपायरी है। कैसा रहा ये क्लोज? निफ्टी बैंक को पहले कंसिडर करते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में कल और परसों में मिला के एक बहुत बड़ा स्ट्रेच आ चुका था। आज सुबह हम क्या बात कर रहे थे कि वी विल गो फॉर ए बाय ट्रेड क्लोजर टू बेस 1 और बेस 2, कुछ भी मिलेगा हम बाय करेंगे। सुबह एक पुल बैक आया बेस 1 से, और बेस 1 बेस 2 क्या थे जरा प्लीज दिखाइएगा। सिंपली है, याद रखिएगा 52,500 पे कॉल राइटर था और एग्रेसिव कॉल राइटर 52,000 पे भी प्लेस था इंट्राडे में, तो उनके पैसे बन गए। बट इस क्लोजिंग की अच्छी बात यही है कि अभी तक 51,800, 51,700, 51,650 की रेंज वालेट नहीं हुई। अब आप पूछेंगे कि आप इन 3 पॉइंट्स को क्यों कह रहे हैं? 3 पॉइंट्स को कहने का कुछ कारण है। अभी भी ये कैंडल कल की कैंडल के बीचों बीच स्थापित है, कंसिडरिंग एक्सपायरी। दैट मीन्स कॉल राइटर ने, पुट राइटर ने, दोनों ने पैसा बनाया। और एक और चीज़, वो जो 3 लेवल्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ ना, 51,700 पे प्लेस्ड है 20, 51 अप्रॉक्सीमेटली 600 पे 80 पे प्लेस्ड है आपका 50, और अप्रॉक्सीमेटली 51,600 पे प्लेस्ड है आपका 10 डिमा। तो आज के प्राइस के अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट नीचे 3 मीडियम और शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं। तो घबराना या फिर बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि ये 51,500 से 51,750 के जोन वालेट ना हो जाए। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, देखिए क्लियरली बात हुई थी सुबह सुबह, हम सुबह जब बात कर रहे थे कि 24,340 और लेवल एक बार फिर से रखिएगा सुबह के बेस के, कि 24,340 और 273 ये बेस 1 है। यहाँ पे आपको इस रेंज में आके बाय करना पड़ेगा और ऊपर एग्जिट ही करना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है? 341 बेस रहा, सुबह का डॉट लो था 340, और ऊपर कहाँ से सिंक हुए हम? 510 से। जरा रेजिस्टेंस की पेट रखिएगा एक बार जरा प्लीज। क्या बात हुई थी? 474 is 100-day exponential moving average and 510 is the most active call राइटर जोन। बाजार वहीं से कोलैप्स हुआ। तो क्लियर मैसेज ये है कि निफ्टी अभी 100 डेमा के ऊपर जाने को तैयार नहीं है, और बैंक निफ्टी अपने बड़े एवरेजेस को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो माइट भी एक परफेक्ट शायद आपको सेशन रेंज बाउंड कल मिले, और वो रेंज तब टूटेगी जब 510 का जोन बाइसेक्ट हो जाए। बाकी नीचे कौन से पुट राइटर्स हैं वो मेरे ख्याल से क्लोजिंग बेसिस मालूम चलेगा जब आज की क्लोज हो जाएगी, कल के ऑप्शन स्टैट्स होंगे। मेरी मानिए कुछ मत करके जाइए, कुछ मत करके जाइए। कल का दिन बड़ा क्रिटिकल होगा। ऊपर की तरफ 24,510, 24,470 और नीचे की तरफ 24,250, 24,300 क्रिटिकल होगा। वही बेस, वही रेजिस्टेंस जो कि आज और कल के हैं, मतलब आज मेंशन किए गए थे। ये आपकी स्क्रीन पे है, देखिए 24,400 पे 88 लाख, 24,500 पे 1.25 करोड़, यानी 2 करोड़ कॉल खड़ी हैं। दैट्स ह्यूज। और 24,300 पे 76, 24,200 पे 56, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ पुट खड़ी हैं। तो आपको एक रेंज मिल रही है कल के लिए। चलिए अब एक काम करता हूँ, आपको आपके स्क्रीन पे जरा मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही, और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े थोड़े देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक काम करें, वो डेटा थोड़ी देर में आएगा, तब तक अगर हर्षा ने कुछ स्पॉटिंग की हो तो हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, हमारी टिकर टीम कर रही है। डाबर के नंबर्स आ गए और स्टॉक करीब 2-2.5% ऊपर है। अच्छा, कंसोलिडेटेड आय 3,029 करोड़ पर आई है।
कुछ कम हुई है, 3,200 करोड़ से घटकर 3,029 करोड़ के आसपास आई। लेकिन साथ ही अगर आप गौर करिएगा, मुनाफे का आंकड़ा 425 करोड़ के आसपास, 420 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, 437 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन ट्रिम हुए हैं 20% से 20.5% से बढ़कर ये इनफैक्ट 18% के आसपास आ गए। तो प्रेशर तो देखने को मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक हालांकि होल्ड कर रहा है, करीब 2.37% के गेन्स यहाँ पर कायम है। एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो एबिटा, जो अनुमान था 553 करोड़ का, ठीक उसी पर आकर गाड़ी रुकी है। तो एबिटा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। आपका प्रॉफिट एक हल्का सा मिस है, मार्जिन्स काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ आय का फिगर भी अगर आप ध्यान दीजिएगा उसमें भी एक स्लिप ही देखने को मिला है। वॉल्यूम मेरे ख्याल से कुछ डिक्लाइन हुआ है डाबर का, वो मैं अपडेट आपको बता देती हूँ। वॉल्यूम डिक्लाइन 7.5% का, 8 to 10% के डिक्लाइन का अनुमान था, तो 7.5% तक का वॉल्यूम डिक्लाइन है। ये फिलहाल आपके लिए वो अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 18.3% के मार्जिन्स जो कंपनी के आए हैं वो 18% का ही एक्सपेक्टेशन था। तो इबिटा और मार्जिन्स एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत माइल्ड मिस हैं, और वॉल्यूम्स जो हम कह रहे थे कि 8 से 10% कम होंगे, सिर्फ 7.5% कम हुए। उस लिहाज से वो वॉल्यूम का फिगर तो ठीक ही लग रहा है। गौरांग, आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि बहुत बेसिक नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स आगे शायद जब मैनेजमेंट से बातचीत होगी कुछ और डिटेल और बारीकियों के साथ समझेंगे हम कि क्या हुआ है। अर्शिता, कुछ एफएमसीजी कंपनियों में बिक्री और आहले को लेकर के तकलीफ थी, कुछ में लागत खर्च को लेकर के जो मुनाफे के मार्जिन में दबाव आए। जहां तक डाबर का प्रश्न है, मेरे ख्याल से 580 के आसपास के लक्ष्यांक हम निर्धारित करके चल रहे हैं। इस आंकड़ों को देख करके जो अभी आप बता रहे थे, थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका असर आपको लंबी अवधि तक देखने मिलेगा। 46 पर थोड़ा सा कूल ऑफ आ रहा है। देखिए 2.5% के गेन से अब करीब 2% ही ऊपर रह गया ये काउंटर। मानस, क्या करेंगे आप इस स्टॉक में? पोजीशन है तो क्या इस समय स्क्वायर ऑफ करें? डिटेल्स आने दीजिए, कॉन कॉल आने दीजिए, फिर कल सुबह में एक फ्रेश टेक लिया जाए। देखिए 5 दिनों से स्टॉक नीचे की तरफ 530 पे सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से 530 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना बेहतर रहेगा। ऑलरेडी हमने बड़ी गिरावट देख ली है, हालांकि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, अभी 560 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 530 के स्टॉप लॉस से आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए। डाबर का आपने एनालिसिस सुना हर्षदा से, आपकी स्क्रीन पे 547.75 पे, और रिएक्शन थोड़ा सा अगर आप देखें पॉजिटिव है, अब तक 548 पे, करीब करीब 12 रुपये ऊपर। और टेक्निकल कमेंट सुने आपने मानस के। एक बार आपको जरा बैन अपडेट दिखाता हूँ, मतलब कल का दिन और ये स्टॉक्स जो कि बैन में रह सकते हैं। ABFRL ऑलमोस्ट हिटिंग 98% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। GMR एयरपोर्ट्स, जैसे यतिन जिक्र कर रहे थे, लीडर्स जहां प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग है, तो शायद पॉसिबली अगर आप देखें कल ये डेरिवेटिव बैन में हो। AB कैपिटल और कैनरा बैंक 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को हिट करता हुआ। और बैन से बाहर कौन कौन आ सकता है? मन्नापुरम शायद आ सकता है, और एक करीब करीब 78% जो इसकी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो रिड्यूस होकर आ चुके हैं, तो ये एग्जिट पॉसिबली ले सकता है। निफ्टी अगेन देखिए वही एक सधी हुई क्लोजिंग दे के रहा है, ठीक है 111 अंक नीचे है, बट जो कल परसों में स्ट्रेच आया 24,074 से, उसके बाद कंसिडरिंग एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, याद रखिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब आपने 24,074 का लो लगाया तो 24,500 की कॉल बिक गई थी, इंस्टीट्यूशनल राइटिंग थी वहाँ पे, और यही मैसेज है कि बाजार इसीलिए आज उसको पार नहीं कर पाया। ब्रेथ आएगी आपकी स्क्रीन पे, एक बार ब्रेथ को देखते हैं। 26 लॉन्ग्स और 56 यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद लगभग शॉर्ट लगभग 46 और 52 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे, किन किन स्टॉक्स में लॉन्ग था, किन किन स्टॉक्स में शॉर्ट था, और इस क्रम में सबसे ऊपर शायद मेरे ख्याल से अर्निंग्स का इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको। और मैरी को आपकी स्क्रीन पे 3.25% ऊपर, शानदार नंबर, शानदार रिएक्शन। हालांकि वो शॉर्ट कवरिंग साइड पे था। AB कैपिटल, ब्रिटानिया, अदानी पोर्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर, दिवीज लैब। अब देखिए अगर आप इस स्पेस को देखें ना, ये लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवरिंग अदानी एंटरप्राइजेस में, टाटा केमिकल में, मैरिको में, कॉनकॉर और मनापुरम फाइनेंस पे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी। शॉर्टिंग के आंकड़े को देखते हैं, और शॉर्ट बिल्डअप सिप्ला, वोडाफोन आइडिया, मदरसन, HPCL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई थी। निफ्टी 24350 पे, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। M6 आज प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया, 6.5% नीचे। डिक्सन, वोल्टास, ओबरा रियल्टी और ICICI प्रू। एक बार एक स्टॉक और लेके आइए स्क्रीन पे, जो कि
इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर रहा है अपने लिए कल के लिए, दैट्स कैनफिन होम्स, जिसकी ऑप्शन की ट्रेड की बात हुई थी हमारी 900 की कॉल की नेक्स्ट मंथ पे, उस पर नजर रखिएगा। अच्छे क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पे हीरो मोटर कॉप इस क्लोजिंग में एक पुल बैक मोड में रहा और एक स्टॉक लेके आई है, दैट्स PVR आइनॉक्स, जिसकी स्पॉटिंग राजेश सतपुते जी ने की थी। क्या खूबसूरत अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुई है आज, लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हाई एग्जैक्टली पिन पॉइंट अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, वहीं पर आपका एवरेज प्लेस्ड है लास्ट ड्यू 20 and 50। बट राजेश जी, अगर कल इसने या फिर परसों या फिर नेक्स्ट सीरीज में अगर 1590 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया तो कहाँ तक का स्कोप है, और अगर 1580 से ही रिवर्सल आ गया तो क्या समझेंगे? इट वॉज जस्ट आई थिंक अ शॉर्ट कवरिंग टूवर्ड्स सीरीज क्लोजर। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 1590 1600 ये इसका एक पहला पड़ाव है जहाँ पे 10-20 डे में जाते हैं, लेकिन चांसेस है मुझे लगता है, क्योंकि वीकेंड पे 2 मूवीज भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली 1600 के ये पार चला जाएगा। और मेरा जो टारगेट है मुझे लगता है 1640 1650 तक का स्विंग मिलना चाहिए, बशर्ते ये 1600 पर लान दे। अगर टूटा भी है, अगर 1600 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेता भी है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा शार्प स्टिप फॉल होगा। प्रोबेबली आप देखोगे ये 1540 से लेके 1550 ये इसका सपोर्ट बनेगा, कंसोलिडेट करके जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। सो दैट इज व्हाट आई फील जब पीवीआर का चार्ट देखता हूँ, क्योंकि चार्ट पे था फिलहाल तो दम है और मोमेंटम चलना चाहिए। 1600 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग तेज होगी, 1600 के ऊपर शायद ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन 40 रुपये बढ़ने चाहिए यहाँ से वो मूव आने के लिए। अच्छा, ये जो कंजम्पशन थीम की हम बात कर रहे थे, आपकी स्क्रीन पर आईटीसी रख देते हैं। 491 के आसपास ये क्लोज आएगा, लगभग 1% के गेंस, नेस्ले में आधे % का इजाफा बनता दिखाई देगा। टाटा कंज्यूमर में एक पुल बैक देखने को मिला है आज हमें, करीब 3% के गेंस यहाँ। इन तीनों में से अगर एक ट्रेड कैरी करना हो, कविता जी कहाँ पर कंफर्ट है? क्या वो आईटीसी रहेगा या फिर टाटा कंज्यूमर? हर्षदा जी, टाटा कंज्यूमर में हम ऑलरेडी 2 दिन से एक अच्छा रैली देख चुके हैं। आईटीसी एक अच्छा बेस बना रहा है, बट मुझे लगता है 492 के ऊपर ये काउंटर जब निकलेगा तब एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। ये फिर शॉर्ट टर्म में 520 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। आई बिलीव आईटीसी कैन बी गुड बेट एज पर रिस्क रिवॉर्ड, जहां आप 492 के ऊपर पोजिशनिंग लें, और अगर ऑलरेडी पोजीशन लिया है तो 488 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसे कैरी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आईटीसी शायद ज़्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा कैरी करने के लिए। वैसे कैरी करने की हिम्मत शायद ही किसी की बनेगी, क्योंकि वीरो आप देखिए मिड कैप इंडेक्स दिन में करीब 400 पॉइंट के गेंस, इस कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 200-150 पॉइंट का इजाफा था और ये आ चुका है डे लो पर, नियरली डे लो की तरफ इंच स्लिप करता हुआ। इस समय महज 75 अंकों का ही इजाफा रह गया है, तो प्रेशर तो बना है ऊपरी लेवल से। शायद लोगों ने कुछ मुनाफा या तो बुक किया है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है आगे वो ट्रेड ले जाने के लिए। IEX देखिए, इस पर एक सेल कॉल वैसे भी मानस ने दिया था, वो नेगेटिव साइड पर। जोमेटो देखिए करीब 2% नीचे। जोमेटो को टूटने के पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आप गौर करिएगा थोड़ा सा सेंटिमेंट नरम पड़ता हुआ। स्विगी के IPO के ठीक पहले मैक्रोटेक, DLF ये दूसरे लूजर्स रहे आज के ट्रेड के। ये DLF मैक्रोटेक स्क्रीन पर रखेंगे जहाँ पर हमने देखा है वीरू क्लियरली कुछ कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है। बिल्कुल, DLF मैक्रोटेक हाँ आपकी स्क्रीन पे। इस बीच जरा एक बार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे इट्स 56325 मिड कैप इंडेक्स का यहाँ पे लेवल है 24,351 निफ्टी का। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 51,881 पे। निफ्टी बैंक ने लगभग आखिरी के 20 मिनटों में अपने एवरेजेस के क्लस्टर्स को बचाने की कोशिश की है, और आज का डिजास्टर्स डे रहा ये M6 के लिए। उस दिन जब गोल्ड ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और जहाँ पे बहुत अच्छा मूव देखा गया उसमें था AB कैपिटल करीब 5% ऊपर। AB कैपिटल में आई थिंक इस स्ट्रेच का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली इसके रोलओवर्स के स्टैट्स पे डेफिनेटली पड़ेगा। क्या हुआ, इसने अपने 200 दिमाग को रीगेन कर दिया। चलते हैं हर्षदा के पास इस क्लोजिंग के लिए बॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। इनफैक्ट AB कैपिटल में वीरू वो नंबर्स का इम्पैक्ट आया था, नंबर्स आने के बाद ही वो स्टॉक घूमा और वहाँ पर मोमेंटम बना है। लेकिन देखिए आज इतनी खासी स्थिति हम मैनेज नहीं कर पाए हैं ऊपरी लेवल्स पर। जिस तरह का कल दिन था उसका उल्टा विपरीत ही हुआ है।
निफ्टी बैंक आप गौर करिएगा करीब 1% का करेक्शन दिखा रहा है, 450 पॉइंट के नुकसान पर क्लोज हो रहा है। निफ्टी 50 खुद करीब 120 अंक नीचे। मिड कैप से सहारा था लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स हाउएवर 100 पॉइंट लगभग 200 पॉइंट के गेंस को होल्ड कर पाने में कामयाब। बैंक्स में कमजोरी, निफ्टी के आईटी इंडेक्स में भी कमजोरी बनी है, लगभग 400 पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन, वहां पर 1% के नुकसान पर हम जाकर टिक रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्योंकि स्मॉल कैप्स थोड़े से फॉर्म में रहे, आज ज्यादातर समय हमने एडवांस डिक्लाइन रेशियो को पॉजिटिव साइड पर ही देखा है। दरअसल इस समय क्लोज के आसपास सब लेकर आते हैं आपके लिए सेक्टोरल सिचुएशन और फिर हीट मैप। सेक्टोरली हमने 2 इंडाइसेस आपको दिखाए जहां पर दबाव था। सपोर्ट कहां से आया? एफएमसीजी स्टॉक्स में एक पिकअप देखने को मिला है, 1% के गेंस, लेकिन कैपिटल गुड्स में भी थोड़ी सी बढ़त देखी गई है। एलएनटी के नंबर्स के इंतजार से ठीक पहले वहां पर कुछ तेजी बनती दिखाई दी है। अब लेकर आते हैं आपके लिए ओवरऑल स्टॉक्स हीट मैप में जिन्होंने मार्केट को ड्रैग किया। सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, ट्रेंट जैसे काउंटर्स, और आईटी में इन्फोसिस कमजोर रहा है आज के सत्र में। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, एसबीआई जैसे काउंटर्स भी नीचे ही खींच रहे थे बाजार को। सपोर्ट क्या कर रहा था? अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो में एक अच्छा मूव रहा है। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट आईटीसी जैसे काउंटर्स, वो एफएमसीजी प्ले इसीलिए तेजी में रहा है आज, और टाइटन में भी खरीदारी देखने को मिली। एलएनटी नंबर से ठीक पहले 3400 के आसपास क्लोज दिखा रहा है, लगभग आधे % का इजाफा वहां बनता दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर 24,350 पर आज का क्लोज। कल की तुलना में आज का क्लोज थोड़ा सा ठंडा है, फीका है। जहां उम्मीद थी कि शायद मार्केट अब रिवर्सल की तैयारी करेगा, वो अभी भी उम्मीद ही है, उसके सिग्नल साफ तौर से इस समय बाजार नहीं दे रहा है। वीरू, एक और थोड़ा सा नर्म सत्र। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हर्षिता अभी ये चलेगा, आज भी रहा, कल भी रहा, परसों भी रहेगा। मेरे ख्याल से सही रिफ्लेक्शन आपको ये पुल बैक था या सिर्फ एक सीरीज़ के आखिरी के आने वक्त में वाली शॉर्ट कवरिंग थी? मेरे ख्याल से क्लियर सेंस आपको मंडे से मिलेगा। खैर, अभी मंडे का क्या करना, अभी कल दीपावली का दिन है, हमें वो देखना है, मोरो ट्रेडिंग को भी देखना है। कल ये पूरा पैनल एक बार फिर से हर्षिता, मैं, अनुज, आशीष आपके साथ सुबह मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।